नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कुछ इनके बारे में और जानेंगे इनके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन हिमनद और जनपद में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें क्या करना है, एक तरफ आपका हिमनद दे रखे, ग्लेशियर दे रखे हैं, और एक तरफ आपका जनपद दे रखे हैं, इनको हमें मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है। कफनी ग्लेशियर देखें तो बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। खतलिंग ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में नहीं आता है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे आता है, खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी और अगर हम बोले तो रुद्रप्रयाग में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग में ये आपस में होता है खतलिंग ग्लेशियर। और इस खतलिंग ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलती है, भिलंगना नदी इसी स्थल से निकलती है। और अलकापुरी ग्लेशियर चमोली में भी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका नहीं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, खतलिंग ग्लेशियर उत्तरकाशी में ना होकर बल्कि कहाँ पे वह ये टिहरी में है। और थोड़ा अगर इसका कभी हिस्सा भी आता है तो आपका रुद्रप्रयाग में भी इसका वो मिलता है, देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से अगर ग्लेशियरों का रिवीजन की बात करें, थोड़ा रिवीजन देखें, तो यानी अगर सब उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से आपका कौन सी नदी निकलती है, आपका भागीरथी नदी है। इसके पास में आपका चतुरंगी ग्लेशियर हो गया, रतनवन ग्लेशियर हो गया, स्वच्छंद ग्लेशियर हो, कैलाश मानसरोवर, कैलाश ग्लेशियर इत्यादि, ये भी कहाँ पे स्थित है, इसी ग्लेशियर से जुड़े हुए हैं। सभी कहाँ पे स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगर पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है आपका, ये बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो आपका कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा, मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर है, मिलम हिमनद है। ये आपका कहाँ पे स्थित है, पड़ता है पिथौरागढ़ में स्थित है। और यह शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यहाँ से पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की जो सहायक नदी है गोरी गंगा, उसका उद्गम होता है इसी मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, अगर हम पिथौरागढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलम ग्लेशियर हो गया, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। काली ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। नामी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। हीरामणि ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। पिनोरा ग्लेशियर भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और रालम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। पोंटिंग ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनोरा, रालम और पोंटिंग ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। अगर बागेश्वर की बात करें, सुंदरडूंगी और सुखराम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये बागेश्वर और चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर ये आपका उत्तरकाशी में है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में हो गया। डोकरानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में हो गया। बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। खतलिंग ग्लेशियर की बात करें तो ये टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ ग्लेशियर आपका रुद्रप्रयाग में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में। हिप्राबमा ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, चमोली में पड़ता है। और बद्रीनाथ ग्लेशियर आपका चमोली में है। सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर भी आपका चमोली में स्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है यहीं से, सतोपंथ झील से। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर थे जिनके बारे में हमने जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है। ठीक है, गंगा का जो निर्माण है किन नदियों के संगम का परिणाम है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में, ठीक है, आकर मिलती है। तो इन्हीं दो नदियों से ये आपका उत्तरकाशी से आपका गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से आपका भागीरथी नदी निकलती है। और सतोपन झील से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। और ये दोनों आकर आपस में मिल जाती है आपका कहाँ पे, देवप्रयाग में, जहाँ पर ये भी आकार की घाटी का निर्माण भी करता है। अगर यहाँ से पूछा जाए कौन सी नदी भी आकार घाटी का निर्माण करती है, तो ये आपका भागीरथी नदी हो गया, भागीरथी नदी। और ये आपका अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम आपका देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है, देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। और यहाँ से इन दोनों की जो संयुक्त धारा आगे जो बहती हुई, इसे हम किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा के नाम से जानते हैं, जिसकी आपका अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में ये 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर
लंबी सीमा ये तय करती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रवेश कर देती है, उत्तर प्रदेश राज्य में ये प्रवेश करती है। और यहाँ पे जहाँ पे ये आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, तो भागीरथी नदी को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? सास के नाम से। भागीरथी को सास के नाम से और अलकनंदा को बहू के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और गंगा को 4 नवंबर 2008 को, याद रखें इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। और भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में यह अपनी कुल 2525 है किलोमीटर की लंबाई तय करती है। उसके बाद ये भारत से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है? आपका देवप्रयाग में होता है। और वहीं से आगे बहते हुए आपका ये संयुक्त धारा कहलाती है आपका गंगा के नाम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डोंडी ताल आपका टिहरी गढ़वाल में, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, हरीश ताल चंपावत में, बेनी ताल आपका का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देवरिया ताल कहाँ पे स्थित है? आपका रुद्रप्रयाग में। अगर डोंडी ताल की अगर बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ये कहाँ पे पड़ता है? आपका उत्तरकाशी में, या टिहरी में ना के बल्कि उत्तरकाशी में हो। ठीक है, डोंडी ताल आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और यह 6 कोनों वाला ताल है। कितना? 6 कोनों वाला का ताल है। इसे षष्ठ कोण के नाम से भी जाना जाता है। और इस ताल में सुंदर मछलियाँ, द्राउड़ प्रजाति की मछलियाँ देखने को मिलती है। और भागीरथी की जो सहायक नदी है औसो गंगा, असी गंगा, यहाँ इसी ताल के निकट से निकलती है। ठीक है, बात करें तो इसी के कुछ दूरी पर यहाँ पे बिना जल वाला काणा ताल या अंधा ताल भी कहाँ पे मिलता है? आपका उत्तरकाशी में मिलता है। केदार ताल आपका उत्तरकाशी में है, जहाँ से आपका थलैया सागर या थलैया पर्वत श्रृंखला में यहाँ स्थित है। और सरताल की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी में है। रोही साड़ा ताल की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी में। भराड़सर ताल की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी में। फासकंडी ताल की बात करें तो उत्तरकाशी में, जहाँ पर जिसका जल क्या है? उबलता रहता है। इस झील का जल उबलता रहता है, फासकंडी ताल। और खेड़ा ताल उत्तरकाशी में स्थित है, खेड़ा ताल भी उत्तरकाशी में। यहाँ पे देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। हरीश ताल की अगर बात करें तो हरीश ताल आपका नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के प्रमुख ताल हैं, जैसे नैनीताल हो गया, इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं। भीमताल हो गया। ठीक है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। ठीक है, जो त्रिभुजाकार की है, त्रिभुजा आकार का है। और नौकुचिया ताल, यहाँ पे नैनीताल में नौकुचिया ताल भी है, जिसके 9 कोने हैं। ठीक है, 9 कोने हैं जिसके, नौकुचिया ताल। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल को कहा जाता है। 7 ताल है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी आकृति आपका अशोखुर के समान है। और इसी में आपका नल दमयंती ताल है, जो 5 कोनों वाला ताल है। इसके अलावा आपका सूखा ताल हो गया, मलवा ताल हो गया, सड़िया ताल हो गया, हरीश ताल हो गया, और खुरपा ताल हो गया। ये सारे कहाँ पे स्थित है? वह ये नैनीताल में है। अगर बेनीताल की बात करें तो बेनीताल आपका चमोली में है, जो आदि बद्री के पास में स्थित है। अगर चमोली के कुछ प्रमुख ताल की बात करें तो चमोली में आपका रूपकुंड है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रूपकुंड। ठीक है, जिसको रहस्यमय ताल के या कंकाली ताल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कुंड आपका चमोली में है, रूपकुंड के पास ही स्थित है। और लोकपाल कुंड या हेमकुंड आपका, ये भी आपका चमोली में स्थित है, जहाँ जो गुरु गोविंद की तपस्थली थी, तपस्थली होने के कारण आपका हेमकुंड, यहाँ पे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी बनाया गया है। सतोपंथ ताल भी कहाँ पे स्थित है? चमोली में है, जो त्रिकोण आकार की है, कहा जाता है त्रिकोण आकार की, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। और यहीं से आपका अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंथ ताल। ठीक है, बिरही ताल चमोली में है। विष्णु ताल आपका लिंगा ताल हो गया, आचरी ताल हो गया, जो फूलों की घाटी के आसपास है। ठीक है, सुख ताल आपका चमोली में है। झस ताल भी आपका ये चमोली में स्थित है। काकभुसुंडी ताल आपका, ये भी आपका हाथी पर्वत है, यानी हाथी पर्वत चमोली में जोशीमठ के पास स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे नरसिंह ताल हो गया, सिद्ध ताल हो गया, ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एक सुमेलित था देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में, और सभी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा यहाँ पे देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली और हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला होगा चमोली, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा जिला की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा है? चंपावत। ठीक है, चंपावत, जिसका क्षेत्रफल
1766 किलोमीटर, 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए अगर हमारे पास क्षेत्रफल के हिसाब से आता है तो सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा आपका चमोली। ठीक है, चमोली के बाद आपका आता है उत्तरकाशी UKI। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आता है पिथौरागढ़ आ जाए पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ के बाद आपका आएगा पौड़ी, पिथौरागढ़ के बाद आपका पौड़ी, और पौड़ी के बाद आपका आता है नैनीताल। ठीक है, पौड़ी के बाद अब किसका होगा, नैनीताल। अगर छोटे से लगाएं, सबसे लास्ट से देखें तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। फिर चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग आ जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग के बाद आपका बागेश्वर हो गया, और बागेश्वर के बाद आपका हरिद्वार। ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल आपका चंपावत का है, फिर उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का है, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर का है, बागेश्वर के बाद हरिद्वार का है। और सबसे अगर बढ़ते क्रम में बढ़ते का उसमें बोले सबसे ज़्यादा आपका किसका हो गया, चमोली का हो गया। चमोली के बाद आपका कौन सा, उत्तरकाशी के बाद आपका पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद आपका कौन सा, पौड़ी। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम वाइज लगाएं तो इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सूची 1 और 2 दे रखी है, इनको हमें स्थानों को सही मिलान करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, जैसे भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ पे स्थित है आपका, ये आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। फूलों की घाटी आपका ये चमोली में स्थित है। ठीक है, और भेल आपका कहाँ पे स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। और बागेश्वर आपका कहाँ स्थित है, पिंडारी ग्लेशियर में। पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। तो इस तरीके से जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का 3, दूसरे का आपका 1, और तीसरे का हो जाएगा 2, और चौथे का चौथा, यानी 3, 1, 2, 4। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें, तो 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लगाएं। ठीक है, तो बढ़ता हुआ यहाँ पे 4 पर्वत चोटी दे रखी है उत्तराखंड की, जिसको हमें क्या है, बढ़ता हुआ ऊंचाई के अनुसार उनका बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। तो बढ़ता हुआ क्रम लगाना, इसमें देखें हम, तो देखो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी कौन सी, पश्चिमी वाला, नंदा देवी पश्चिमी है। तो यहाँ पे नंदा देवी दे रखा है, तो सबसे पहले आपका नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7817 मीटर है। ये कहाँ स्थित है आपको, चमोली जनपद में। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। ठीक, दूसरे नंबर पे आपका कामेट आ जाता है। ठीक है, ये आपका कामेट हो गया, कामेट, इसकी आपका 7756 मीटर है, 7756 मीटर है, और ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। फिर तीसरे नंबर पे नंदा देवी पूर्वी आता है, 7434 मीटर, चमोली पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास है केदारनाथ की ऊंचाई जो है ये आपका 6968 मीटर है, 6968 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है, चमोली और उत्तरकाशी में, ये 2 जनपदों में फैली हुई है, चमोली और उत्तरकाशी में केदारनाथ पर्वत 6968 मीटर है। और पंचाचूली की अगर बात करें तो पंचाचूली 6904 मीटर है, और ये कहाँ स्थित है आपका, पिथौरागढ़ में। और इसको आपको एक चीज़ याद रखना है कि कुमाऊं की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, पंचाचूली है। ठीक है, 6904 मीटर है, कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है, पंचाचूली पर्वत। अब हम इनको क्रम वाइज लगाएंगे, तो इनके क्या बोला है, उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता क्रम लगाना है। तो बढ़ता क्रम सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, पंचाचूली आएगा, 6904 है, तो सबसे पहले आपका 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका केदारनाथ है 6968, फिर तीसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका कामेट है चौथा, फिर आपका 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। दूसरे नंबर पे आपका कामेट आ जाती है 7756 मीटर, और तीसरे नंबर पे आपका नंदा देवी पूर्वी आती है। ठीक है, नंदा देवी 2 है, एक पश्चिमी है, सबसे ऊंची है, फिर नंदा देवी पूर्वी जो तीसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7434 मीटर है। फिर उसके बाद माणा आता है,
72 मीटर चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ की 7140 मीटर चमोली में है। और चौखंबा की कितनी है, 7138 मीटर चमोली में है। और त्रिशूल की 7120 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की 7120 मीटर। इस तरीके से किस तरह याद कर सकते हैं, 7000 यानी त्रिशूल, तो क्या हो जाएगा, एक और त्रिशूल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 और 2, दोनों मिला के 3, तो यानी 7120 तो त्रिशूल की ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित हैं। ठीक है। यहाँ पे बताना है कि ये कुछ दे रखी है शब्दावली। गोलाद्वीप है, ठीक है, गोलाद्वीप है, और कड़ाई द्वीप है, और तराजू द्वीप है, ये द्वीप है। ठीक है। तो ये आपका किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किससे संबंधित है, यहाँ पे न्याय व्यवस्था, भू व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और कृषि व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय व्यवस्था। ठीक है। जब हम देखते हैं गोरखा काल भारत में स्टार्ट होता है तो इनके कुछ न्याय की व्यवस्थाएं थी। जो गोलाद्वीप में क्या होता था कि गोलाद्वीप में क्या होता है कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके हाथ में क्या दिया जाता था, उसको साबित करने के लिए लोहा का गर्म डंडा पकड़ाया जाता था हाथ में, और उस डंडे को लेकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। तो अगर किसी व्यक्ति ने नियत दूरी अगर तय कर दी है तो वह दोषी नहीं समझा जाएगा। ठीक है। जैसे सपोज करो इतनी दूरी हमें तय करनी है, तो एक गर्म डंडा पकड़ाया जाएगा या लोहा की छड़ पकड़ाई जाएगी गर्म, और उसको व्यक्ति को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक भागना है। अगर ये इस डंडे को लेकर यहाँ तक बी बिंदु तक पार कर गया तो वह दोषी नहीं होगा। अगर ये इस दूरी को, नियत दूरी को तय नहीं कर पाया तो वह दोषी समझा जाता था। ठीक है। तो ये आपका गोलाद्वीप होती थी। अगर ऐसी हमारे पास क्या है, कड़ाई द्वीप। कड़ाई द्वीप में क्या होता था कि खोलती कड़ाई में तेल को उबाला जाता था। तो उसमें क्या है, दोषी का हाथ डाला जाता था। जिस व्यक्ति पर अगर कोई दोष लगाया गया है, कोई अपराध लगाया गया है, तो उसका हाथ उस तेल में डाला जाता था। तो अगर हाथ जलने की स्थिति में उसको दोषी ठहराया जाता था, और अगर हाथ नहीं जला तो वह दोषी नहीं ठहराया जाता था। ठीक है। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी गोरखा काल में जो बहुत बेकार और क्या बोले। अगला था तराजू द्वीप प्रथा। तराजू द्वीप प्रथा में क्या होता था कि अपराधी को तराजू में पत्थर से तोला जाता था। ठीक है। तो पत्थर से तोला जाता था, उसके बाद क्या होता है, उन पत्थरों को एक जगह में अलग रखा जाता था। तो अगले दिन फिर दोबारा पुनः उसी व्यक्ति को उन्हीं पत्थरों से तोला जाता था। यदि वजन अधिक हो तो निर्दोष होता था। अगर हल्का होगा दोषी का तो वह दोषी माना जाता था। तो ये आपका 3 व्यवस्थाएं थी। तो ये आपका गोरखा काल की न्याय व्यवस्था होती थी, गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोटद्वार। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। अगर हम बात करें इसमें कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, 1916 में। और किसके प्रयासों से हुआ था, ये 30 सितंबर 1916 को हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, प्रेम वल्लभ पांडे और इंद्र लाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह और लक्ष्मीदत्त शास्त्री इत्यादि के प्रयासों से कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा का विकास करना था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या रखा गया था कि राजनीतिक चेतना बढ़ाना, सामाजिक विकास करना और शिक्षा का विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी अगर प्रथम बैठक की अगर हम बात करें, इसकी पहला अधिवेशन जो हुआ है, पहला अधिवेशन 19 सितंबर 1917 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ, अल्मोड़ा में हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन संपन्न किया गया था। दूसरा अधिवेशन इसका 1918 में हुआ था, 1918 में। और ये कहाँ पे हुआ, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तारादत्त गहलोत की अध्यक्षता में हुआ। तारादत्त गहलोत की अध्यक्षता में दूसरा अधिवेशन संपन्न किया गया था। तीसरा जो अधिवेशन इसका हुआ है, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। और कोटद्वार में कब हुआ, 1919 में, 22 से 24 अक्टूबर 1919 को। और ये कहाँ पे हुआ, आपका कोटद्वार में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में तीसरा अधिवेशन हुआ। और इस तीसरे अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था गढ़वाल क्षेत्र से। और इसलिए इस अधिवेशन को तीसरे अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है।
हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन एक ये आता है कि कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणाता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रेरणाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेरणाता कहा जाता है। और अगर आएगा कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा अधिवेशन है आपका, तीसरा अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई है। इसका जो चौथा अधिवेशन होता है, ठीक है, इसका जो चौथा अधिवेशन की अगर बात करें, चौथा अधिवेशन 1920 में होता है और ये कहाँ पे होता है, काशीपुर में। काशीपुर में इसका आयोजन किया जाता है और हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। ठीक है, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में यह अधिवेशन संपन्न होता है। पांचवा अधिवेशन इसका 1923 में हुआ। 1923 में टनकपुर में होता है। ठीक है, टनकपुर में होता है बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। और इसका जो छठा अधिवेशन यानी लास्ट अधिवेशन होता है 1926 में। 1926 में होता है रानीखेत गनिया योली में होता है और किसकी अध्यक्षता, मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में। उसके बाद यह 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें हमने कुमाऊं परिषद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे ये हमने देखा है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन जयदत्त जोशी के द्वारा अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में और अंतिम अधिवेशन 1926 में रानीखेत में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में हुआ था। और इसके बाद इसको 1926 में इस कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विद्युत परियोजनाएं दे रखी है और उनसे संबंधित नदियाँ दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं। तो जिसमें ऑप्शन दे रखा है लखवाड़ जल विद्युत परियोजना आपका यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें सुमेलित नहीं है, ये चीज़ हमें बताना नहीं है। क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िए। दूसरा ऑप्शन है आपका ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ये वह पिंडर नदी पर, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका पिंडर नदी पर नहीं है, बल्कि ये भी कौन सी नदी पर है आपका, यमुना नदी पर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यमुना नदी पर ब्यासी जो परियोजना है 120 मेगावाट 120 मेगावाट की परियोजना बन रही है और ये कहाँ पर बन रही है, यमुना नदी पर। कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में बन रही है। और इसमें आपका कौन सा जनपद है, ठीक है, कौन सा लोहारी गांव, देहरादून जनपद का जो लोहारी गांव था वो जलमग्न हो गया है। ठीक है, हमेशा के लिए जलमग्न हो गया है और ये आपका काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये ब्यासी परियोजना आपका कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनेरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में स्थित है। छिब्रो परियोजना कहाँ पे स्थित है आपका, टोंस नदी पर है, जो 240 मेगावाट की परियोजना है और ये आपका कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। टोंस नदी की अगर कुछ और परियोजना की अगर हम बात करें तो टोंस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है आपका, छिब्रो परियोजना आपका टोंस नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी परियोजना है टोंस नदी पर, टोंस नदी पर आपका जैसे अराकोट त्योणी परियोजना है। ठीक है, कौन सी, अराकोट त्योणी परियोजना, ये आपका कहाँ पे स्थित है, आपका टोंस नदी पर है। और नेटवार परियोजना भी, नेटवार मोरी परियोजना ये भी आपका टोंस नदी पर है। ठीक है, अगर यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी पर कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है, यमुना नदी पर आपका जैसे डकरानी परियोजना है, यमुना नदी पर डाकपत्थर बैराज में है ये। डालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। ठीक है, और खोदरी परियोजना, ये आपका खोदरी परियोजना कहाँ पे स्थित है, आपका यमुना नदी पर है। और ब्यासी परियोजना तो यमुना नदी पर हो गया। और टोंस नदी पर आपका एक इम्पोर्टेंट डैम आपका इचारी डैम। ठीक है, इचारी बांध, इचारी मैन या इचारी डैम, ये आपका कहाँ स्थित है भाई, ये भी आपका टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर। अगर हम थोड़ा लखवाड़ परियोजना की बात करें तो लखवाड़ परियोजना आपका कौन सी नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। और यह परियोजना आपका 1976 में सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये 1992 में इसमें इसका कार्य रोक दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। और इसकी जो क्षमता है 300 मेगावाट हो गई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 204 मीटर ऊंचाई बांध है ये। और ये कहाँ पे बनेगा आपका, देहरादून में। कौन सी जनपद में, देहरादून। कौन सी नदी आपका, ये यमुना नदी पर। तो यानी लखवाड़ बांध परियोजना का जो 90% वहन करेगी, आपका राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया 2008 में, इसलिए आपका 90% जो वहन ये करेगी। ठीक है,
खर्च इसमें केंद्र सरकार देगी और 10% का उत्तराखंड सरकार देगी। इससे 6 राज्य लाभित होंगे, जैसे आपको उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया। इन 6 राज्यों को इसमें लाभ मिलेगा इस परियोजना से बनने से। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लंपियाधुरा दर्रा। लंपियाधुरा दर्रा किसको जोड़ता है? ठीक है, पहले हम इसमें समझते हैं कि लंपियाधुरा दर्रा किसको जोड़ता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उससे पहले हम क्या जो दर्रा होता है, दर्रा किसे बोलते हैं? दर्रा क्या होता है? जो पर्वत श्रेणियाँ होती है उनके बीच जो आर पार, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पर्वत श्रेणियाँ होती है, इनके बीच जो आर पार जाने के लिए जो प्रयुक्त होने वाले जो संकरे मार्ग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। और दर्रों को किस नाम से? गिरिद्वार, पास या धुरा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और अगर कुछ प्रमुख दर्रे की बात अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम इसके पहले आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए, लंपियाधुरा दर्रा। ठीक है, लंपियाधुरा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है, जो आपका 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, लिपुलेख दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा तो ये आपका पिथौरागढ़ और किसके है? पिथौरागढ़ के बीच है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपके कितने 5334 मीटर है। और 1962 से पूर्व इस दर्रा से क्या होता था? भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। ठीक है और एक कैलाश मानसरोवर यात्रा भी संपन्न इसी दर्रे से होती है, आपका लिपुलेख दर्रे से। ठीक, लिपुलेख दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, तो ये बहुत पर पूछा जाता है। और इसमें क्या होता था? पहले भारत और चीन के बीच व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी दर्रे के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा जैसे आपका सिनला दर्रा हो गया। सिनला दर्रा कहाँ स्थित है? आपका पिथौरागढ़ की दरमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ती है। लास्पा दर्रा हो गया, लास्पा दर्रा ये आपका कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में स्थित है। ठीक है, थांगला दर्रा हो गया, थांगला दर्रा ये आपका कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ती है, थांगला दर्रा। ठीक है, मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत को। नेलंग सांग चोगला दर्रा ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ती है। श्रीकंठ दर्रा, ठीक है, श्रीकंठ दर्रा ये इंपॉर्टेंट है आपका। श्रीकंठ दर्रा ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। ठीक है, कालिंदी दर्रा भी इंपॉर्टेंट है। कालिंदी दर्रा ये आपका कहाँ पे है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। ठीक है, नीति दर्रा आपका चमोली और तिब्बत के बीच में, और सलसला दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में, या चौरा होती दर्रा आपका चमोली और पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक आता आपका चौरा होती, ठीक है, चोर होती, ठीक, और एक आता आपका बाड़ा होती। ठीक है, बाड़ा होती दर्रा। तो जो चोर होती दर्रा है ये चमोली और तिब्बत के बीच में है, चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। और जो बाड़ा होती है ये आपका चमोली को पिथौरागढ़ के साथ जोड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ट्रेल पास दर्रा आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हो गया। सुंदरडूंगा आपका बागेश्वर और चमोली में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा थे कुछ क्वेश्चन देखे हैं उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने देखे कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हैं, जो हमारे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।